नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में किसी न किसी राज्य में लोकसभा या विधानसभा के उपचुनाव होते रहते हैं। उपचुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, सिवाय इसके कि जिसके पास सीट थी वो फिर रिटेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ उसकी सीट है और वो सीट हार जाए तो उसकी थोड़ी सी चर्चा होती है। लेकिन जैसा कौतूहल लोगों के मन में, जैसी जिज्ञासा उत्तर प्रदेश में हुए 9 विधानसभा के उपचुनाव पर थी कि इसका नतीजा क्या आता है, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कौतूहल, इतनी ज़्यादा उत्सुकता जो है विधानसभा के आम चुनाव में ही होती है। और इन 9 विधानसभा चुनाव में जो परिस्थिति बनी हुई थी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सब लोग इसको देख रहे थे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। पहली बार जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से उत्तर प्रदेश में उसको 37 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली है और कांग्रेस के भाग्य से भी छींका टूटा और 6 सीटें उसको भी मिल गई। 1-2 पर चल रहे थे तो 37 और 6 43 सीटें 80 में से। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। बहुत से लोग मानने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो पिछले 4 चुनावों से जिस तरह से परफॉर्म कर रही थी उसका ट्रेंड बदल रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मुस्लिम वोट का वीटो उन्होंने जो ख़त्म किया था वो फिर से रिवाइव हो गया है। इस तरह की तमाम बातें हो रही थी और ये माना जाने लगा था कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का और बड़ा कांटे का मुकाबला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन योगी जी का जादू ऐसा चला, यूपी के 2 लड़के हवा में उड़ गए, कहाँ गए किसी को अता पता नहीं। रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के चेहरे देखिए, उनकी भावभंगिमा देखिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि नतीजा क्या आया है। 9 में से 7 सीटें, 6 + 1, 7 सीटें एनडीए जीता, 6 बीजेपी जीती है, 1 उसका सहयोगी दल आरएलडी जीता है और 2 सीटें मिली हैं समाजवादी पार्टी को। एक है करहल जो मुलायम सिंह यादव के परिवार के घर की सीट है, जहां से अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे 2022 में, और दूसरी सीट सीसामऊ की कानपुर में आती है। सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी को मिली। वो भी कैसे मिली अब इसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो सीटें मिली हैं उनमें करहल की बात करना ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी को जो मिली है, भारी बहुमत से जीते थे अखिलेश यादव 2022 में। ये सीट उनके घर की सीट थी। फिर भी चिंता इतनी थी कि पूरा परिवार, पूरा खानदान जो है चुनाव प्रचार में, एक विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार में लगा था। इसके बावजूद विक्ट्री का मार्जिन इतना कम हो गया है कि अगर ये कहीं मुकाबला विधानसभा चुनाव में होगा, इस सीट को बचाना अखिलेश यादव के लिए टेढ़ी कीर होगा। हार जाएंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा। ये करहल के उपचुनाव ने बता दिया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की खास तौर से 2 सीटों का ज़रूर जिक्र करूँगा, वो है कटहरी और कुंदर की। इन दोनों सीटों को कोई भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार नहीं था। मुस्लिम बहुल सीटें हैं, ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा लड़ जाए, अच्छा मुकाबला कर ले तो बड़ी बात होगी। और अखिलेश यादव को लग रहा था कि उन्होंने जो ये पीडीए नाम का फॉर्मूला इजाद किया है वो उनका जो है जीत का मंत्र है। और लोकसभा चुनाव ने उनके इस विश्वास को, और मैं कहता हूँ उनके इस मुगालते को और पक्का कर दिया। उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश में उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और 6 महीने नहीं लगे, पानी उतर गया। अखिलेश यादव का आपने चेहरा देखा होता चुनाव नतीजे आने के बाद, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 7-8 लाइनें उनको बोलनी थी, वो भी पढ़कर बोल रहे थे। वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य का पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, ये उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई, ये बड़ी बात नहीं है। बाई इलेक्शन में इस तरह की जीत हार होती रहती है और अक्सर माना जाता है कि जो भी रूलिंग पार्टी है, बाई इलेक्शन का नतीजा ज़्यादातर उसके पक्ष में जाता है। हालांकि बीजेपी के मामले में ये अपवाद है, बीजेपी बाई इलेक्शन ज़रूर हारती रही है।
उसका कारण यह है कि उसके वोटर को लगता है कि इससे कोई फर्क तो सरकार पे पड़ने वाला नहीं, न इससे सरकार बनने जा रही है, न सरकार गिरने जा रही है, तो वोट देने से क्या फायदा, तो वो घर बैठ जाता है। लेकिन इस चुनाव में जो एक नारा दिया योगी आदित्यनाथ ने, बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा ऐसा है कि वो पूरे देश में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में तो उसका असर है ही, और उसको सप्लीमेंट किया प्रधानमंत्री के नारे ने, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन दो नारों का जो सम्मिलित असर है वो इस रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। 7-2 की जो स्कोर लाइन है उसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बात इस 7-2 की नहीं है। बात ये नहीं कि बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत गई इस विधानसभा उपचुनाव में। बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पटरी बदलती हुई दिख रही थी, वो अपनी पुरानी पटरी पर और ज़्यादा मजबूती से लौट आई है। और जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का विश्वास योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लोगों ने जताया है, इन सिर्फ 9 सीटों के उपचुनाव में ही, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि 2027 के विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। पहली बात तो ये जो गठबंधन था सपा और कांग्रेस का, वो टिक नहीं पाया। सपा ने कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। कांग्रेस पार्टी की ये हिम्मत नहीं हुई कि सपा के समर्थन के बिना विधानसभा की भी कोई सीट लड़ सके, तो चुनाव से बाहर रही और कैंपेन से भी बाहर रही। उन्होंने एक बयान जरूर जारी कर दिया, कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी हो गया कि हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये जो सब नैरेटिव गढ़ा गया था लोकसभा चुनाव के समय कि मुसलमान एकजुट हो जाएगा, एक साथ वोट करेगा तो बीजेपी को हरा देंगे, दलित खिसक कर बीजेपी से सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ आ गया है, अति पिछड़ा इस गठबंधन के साथ आ गया है, और जिस तरह के विश्लेषण पेश किए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, वो सारे विश्लेषण, वो सारे दावे ध्वस्त हो चुके हैं। एक नारा लगा था 1993 में, अगर आपको याद हो, जब बहुजन समाज पार्टी, तब कांशीराम उसके प्रमुख थे और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव प्रमुख थे। 93 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नारा लगा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हालांकि मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। उस चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन होने के बावजूद इससे बड़ा सामाजिक गठबंधन कोई नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि जो 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, उससे भी ज़्यादा मजबूत वो गठबंधन था सपा बसपा का। उस समय मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता थे, यादवों के नेता सिर्फ नहीं थे, और कांशीराम दलितों के नेता थे, सिर्फ जाटवों के नहीं, जो मायावती अब हो गई हैं। इसके बावजूद, और मुस्लिम वोट पूरा थोक में जो है इस गठबंधन को गया था, तब भी भाजपा अकेले लड़ी और एक सीट ज़्यादा हासिल किया और 5% ज़्यादा वोट हासिल किए। लेकिन सीटों की संख्या ऐसी आई कि सपा और बसपा को कांग्रेस और जनता दल का समर्थन लेकर सरकार बनाना पड़ा। इस बात की चर्चा कोई नहीं करता जब भी 93 के चुनाव नतीजे की बात होती है। तो 2 बार इस तरह का सामाजिक गठबंधन बना और फेल हो गया, 93 में और फिर उसके बाद 2019 में। तो कांग्रेस और सपा का तो कोई सामाजिक गठबंधन है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की दुकान में कोई सामान नहीं है। ये जो मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी दे रहे थे राहुल गांधी और खोलते फिर रहे थे दुकान, पता चला कि इस दुकान में या तो सामान नहीं है या नफरत का सामान है। तो आप देखिए किस तरह से रिजेक्शन हो रहा। 6 महीने में कौन सी पार्टी है, आप याद कीजिए, किसी भी चुनाव को याद कीजिए कि अगर बड़ी जीत मिली हो किसी पार्टी को तो 6 महीने में उससे मोहभंग हो जाए, ऐसा देखने को मिलता नहीं है। लेकिन आज केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहीं की बात करेंगे। महाराष्ट्र का नतीजा आपने देखा, बड़ा सामने है किस तरह का नतीजा आया है। महाराष्ट्र के नतीजे की आज बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। उसके जो नतीजे आए हैं, कुछ भी स्टेक पर नहीं था। इन चुनाव के नतीजों से न सरकार गिर रही थी न सरकार बन रही थी। तो इस चुनाव के नतीजे से सरकार के बनने का कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद जो 2024 जून में नतीजा आया था, उसके ठीक उलट नतीजा आया है।
और ये लोगों ने बता दिया है कि हम भाजपा से तात्कालिक रूप से कुछ असंतुष्ट थे, नाराज थे। भाजपा का साथ हमने छोड़ा नहीं है और योगी आदित्यनाथ का साथ तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हमारे मन में जो सम्मान है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो उनकी साख है, वो जरा भी कम नहीं हुई है। हालांकि इस चुनाव में कोई प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने नहीं आए थे, मुख्यमंत्री ने ही चुनाव प्रचार किया। और चुनाव प्रचार उन्होंने एक तरह से, ये चुनाव पार्टी के अंदर भी उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। ये अगर उपचुनाव हार जाते तो समाजवादी पार्टी क्या बोलती, कांग्रेस पार्टी क्या बोलती, वो अलग बात है। भाजपा के अंदर से क्या स्वर उठते, इसकी आप कल्पना कीजिए। बहुत से लोग जो है चाकू पर धार चढ़ा रहे थे कि नतीजा आने दो फिर बताते हैं। उन सब के मुंह पर ताला लग गया है। योगी आदित्यनाथ का नारा उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश की सीमा लांघकर पूरे देश में पहुंच गया है। बटेंगे तो कटेंगे का ऐसा नारा है जो कोई किसी एक उपचुनाव या एक चुनाव तक नहीं चलने वाला है। ये स्थायी नारा बन गया है, जैसे जय श्री राम का नारा बना था। मैंने पहले भी कहा था 40 साल बाद कोई ऐसा नारा आया है जिसको लोगों ने अपने दिल में बसा लिया है। और लगातार उनकी ये बात, उनकी ये भविष्यवाणी और उनकी ये चेतावनी लगातार सही साबित हो रही है। अभी संभल का मामला आपने देखा, संभल पर अलग से वीडियो बनाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण घटना है वो, उसको ये छोटी मोटी कानून व्यवस्था का मामला या एक छोटी दुर्घटना के रूप में मत देखिए। वो बहुत ही बड़े बदलाव का संकेत है संभल की घटना। उस पर विस्तार से बात करने की ज़रूरत है, तो इसलिए इस वीडियो में उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, उसने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो पानी चढ़ गया था बहुत ऊपर तक, उसको उतार दिया। हवा के जिस घोड़े पर सवार थे वो, उससे उनको जमीन पर उतार दिया है। अब उनके लिए फिर से खड़े होना, उनका पीडीए का जो अलायंस का जो फॉर्मूला था वो कहाँ हवा में उड़ गया, वो उनको भी खोजे नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक नारा, बटेंगे तो कटेंगे, 3 शब्द, उसने पूरा जो 37+6 लोकसभा सीटों का ज्वार था, जो खुमार था, उसको पूरी तरह से गायब कर दिया। और आने वाले दिन अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी को मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो गिनता नहीं, वैसे तो देश के संदर्भ में भी उनकी स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। जो हालत उनकी महाराष्ट्र में हुई है, जहां कई दशक तक राज किया, एक छत्र राज किया, उसके बाद एनसीपी के साथ जब शरद पवार कांग्रेस से निकले और अलग पार्टी बनाई, तो मिलकर दोनों ने 15 साल तक लगातार राज किया। उस राज्य में हालत ये हो गई है कि जो गठबंधन बना एमवीए नाम का, महाविकास अघाड़ी नाम का, उसमें जो 3 दल हैं उनमें से कोई इस हालत में नहीं है कि अपना नेता प्रतिपक्ष बनवा सके। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 288 में से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 20 सीटें मिली हैं, जिसको अभी लोकसभा चुनाव में 48 में से 13 सीटें मिली थी लोकसभा की। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई है। अब ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो कांग्रेस के साथ के कारण हुआ है या अखिलेश यादव उनकी अकेले की उपलब्धि है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि वो साथ रहें, दोनों यूपी के लड़के, या अलग रहें, नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये शुरू में जो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मैंने कहा था कि ये बाढ़ का पानी है, उतर जाएगा। वो बाढ़ का पानी 6 महीने भी नहीं लगे उतर गया। सबसे पहले इसको उतारा हरियाणा वालों ने और उसके बाद फिर महाराष्ट्र के लोगों ने। और उत्तर प्रदेश में जो थोड़ा सा अवसर मिला था उत्तर प्रदेश के लोगों को, सिर्फ 9 सीटों पर अपनी बात कहने का, अपना संदेश देने का, उन्होंने संदेश दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, और इस पर बड़े विस्तार से बात करने की ज़रूरत है कि किस तरह की राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। 2 शब्द याद रखिएगा, इस पर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। 2 शब्द, विकास और विरासत। इन 2 शब्दों को आप अगर समझने की कोशिश करेंगे, याद रखेंगे, तो पूरी राजनीति इनकी समझ में आ जाएगी। लेकिन आज केवल उपचुनाव की बात कर रहा हूं, तो कुंदरकी और कटहरी जीतना लगभग असंभव माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हवा का रुख किस तरफ है। 2024 लोकसभा में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश के लोगों ने माना कि हमने थोड़ा ज़्यादा नाराज़गी दिखा दी, और उन्होंने इस उपचुनाव के नतीजे से बता दिया है, भाजपा को आश्वस्त कर दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आश्वस्त कर दिया है और प्रधानमंत्री को आश्वस्त कर दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, हमने आपका साथ छोड़ा नहीं है, हम आपका साथ छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि आपका साथ छोड़ने के बाद हमारा क्या हश्र होगा। किस तरह की अराजकता, किस तरह की हिंसा, किस तरह की कानून व्यवस्था की दुर्दशा उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी है, वो जल्दी लोग भूलने वाले नहीं हैं। तो इसलिए लौटकर उस पुराने दौर में बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। आज शांति के साथ जी रहे हैं, उनको अपने जीवन के सुरक्षित होने का विश्वास है, एहसास ही नहीं सिर्फ विश्वास है कि इस सरकार के रहते उनका, उनके परिवार का जीवन सुरक्षित है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी चीज़ होती है। बाकी टमाटर का दाम 2 रुपये बढ़ गया कि 3 रुपये घट गया, प्याज का दाम 1 रुपये बढ़ गया कि 3 रुपये बढ़ गया, ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। आदमी का जीवन रहेगा तो ये सब वो झेल लेगा। अच्छा दिन भी देखेगा, बुरा भी दिन देखना पड़ सकता है। ये समय के साथ ये बदलाव होते रहते हैं, लेकिन असली बात ये होती है कि शांतिपूर्ण जीवन तो व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी है, समाज के लिए भी ज़रूरी है, उद्योग के लिए भी ज़रूरी है। हर चौतरफा विकास अगर आपको चाहिए तो शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, जो पिछले 7.5 साल से योगी राज में हो रहा है, बल्कि 7.25 साल होने जा रहे हैं। तो जनता ने जो विश्वास जताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, उत्तर प्रदेश की जनता ने, उस पर वो खरे उतरे हैं और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वो जो है अपने रास्ते से डिगने वाले नहीं है। चुनाव में या राजनीति में फायदे नुकसान के अनुसार वो नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो उनको सही लगता है, जो ठीक लगता है, जो उचित लगता है, जो समाज और प्रदेश के हित में लगता है, देश के हित में लगता है। इस उपचुनाव की सफलता ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। बाहर कोई समस्या नहीं थी, जनता के बीच में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कुछ नेता ऐसे हैं जो पचा नहीं पा रहे थे योगी जी की ये जो कीर्ति पताका फहरा रही थी, और अब उस कीर्ति पताका को जनता ने और ऊंचा फहरा दिया है। तो जिन लोगों के मन में जलन थी, विद्वेष का भाव था, उनके लिए तो बड़े बुरे दिन हैं। लेकिन जो लोग समाज का, प्रदेश का भला चाहते थे, विकास चाहते थे, उनके अच्छे दिन का ये प्रमाण है, और ये प्रमाण दिया है मतदाता ने। खासतौर से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मतदाता से बड़ा प्रमाण देने वाला और कोई होता नहीं। तो इस उपचुनाव के नतीजे ने 2027 के नतीजे की दिशा तय कर दी है। आप इंतजार कीजिए, अभी समय है। कोई कैसी भी घटना हो जाए, 2027 के चुनाव का नतीजा जो है वो बदलने वाला नहीं है, पूर्व निर्धारित है। वो इस उपचुनाव के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि उसमें बदलाव के बारे में उत्तर प्रदेश का मतदाता सोच भी नहीं रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।